तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनिटी पूल नाम की एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को, जिसको डायरेक्ट किया है ब्रैंडन क्रॉननबर्ग ने। इस मूवी के अंदर मिया गॉथ भी हैं, जिन्होंने पर्ल और एक्स जैसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया है। तो मूवी काफी बढ़िया है, काफी डार्क है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कपल जेम्स और उसकी वाइफ एम फॉस्टर को, और वो दोनों ही किसी फिक्शनल सी साइड कंट्री में यानी कि ली तोलका में वेकेशन मनाने आए थे। अब ये कंट्री ही फिक्शनल है, तो यहाँ की चीजें, रूल्स, फंक्शन और लोग थोड़े अजीब हैं और काफी अलग भी हो सकते हैं। अब वो लोग सुबह जागते हैं और बाहर ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, और जेम्स को भूख नहीं थी तो वो यहाँ वहाँ पर घूमने लगता है। अब वो देखता है कि कोई लोकल आदमी जिसने एक मास्क पहना हुआ था वो यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को परेशान करता है और भाग भी जाता है। और तभी उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम गैबी होता है, जो कि उसको बताती है कि शायद वो आदमी यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को डराने आया होगा। खैर अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम ली तोलका की बात कर लें, जो कि एक फिक्शनल कंट्री है जो कि सी साइड पर है। तो यहाँ पर टूरिज्म है, लेकिन यहाँ के लोग काफी गरीब हैं, जिससे क्राइम रेट काफी ज्यादा है। और टूरिस्ट को यहाँ पर स्ट्रिक्ट हिदायत दी जाती है कि वो होटल कंपाउंड से बाहर ना जाएं कभी भी। यहाँ के रूल्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं। और इससे पहले के एक सीन में हमने मैनेजर से यहाँ के लोकल किसी फेस्टिवल के बारे में सुना भी था, जो कि रेन आने से पहले होता है, क्योंकि फुल रेनी सीजन यहाँ पर टूरिज्म बंद ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी तरह की एक एक्सक्लूसिव चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि एक डिस्टॉर्टेड फेस वाला मास्क, जिसको यहाँ पर ये लोग इक्की मास्क बुलाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, गैबी जेम्स से बात करने लगती है और उसको बताती है कि वो उसकी बुक की एक बहुत बड़ी फैन है और उससे मिलकर उसे काफी खुशी हो रही है। तो जेम्स यहाँ पर असल में एक नोवेलिस्ट था और यहाँ पर इससे पहले उसकी एक भी बुक नहीं चली थी, तो उसने वो काम छोड़ दिया था और उसके खर्चे वगैरह उसकी वाइफ एम से ही चलते हैं, क्योंकि वो काफी अमीर है और उसके डैड की एक पब्लिकेशन फर्म भी है। अब तभी वहां पर गैबी का हस्बैंड आता है जिसका नाम एल्बन है, और वो भी जेम्स से थोड़ी बहुत बात करता है और उसे शाम को डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। अब शाम को वो चारों डिनर कर रहे होते हैं और गैबी अपने बारे में बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और LA में कमर्शियल एजेंसी से उसका टाई अप भी है, जो कि उसको ग्रूम कर रहे हैं, एज वो अभी ज्यादा अच्छी नहीं है और कुछ काम उसका सही भी नहीं होता। वहीं पर एल्बन एक आर्किटेक्ट है, लेकिन अभी आर्किटेक्ट से रिटायरमेंट लेकर वो LA में एक जर्नल चला रहा था। अब वो लोग काफी बात करते हैं, एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं, और जेम्स भी अपने बारे में बोलता है कि वो 6 साल से कुछ लिख ही नहीं पाया और उसको कुछ अच्छी इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रही थी, जिस पर एल्बन कहता है कि शायद यहाँ पर मिल जाए। अब वो उन दोनों को कहीं घूमने चलने के लिए भी इनवाइट करता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। अगले दिन रिजॉर्ट से निकलते हुए एम थोड़ी परेशान थी, इस कंट्री में क्राइम रेट हाई है और वो बाहर अनसेफ होंगे, जिस पर जेम्स उसको समझाता है कि वो दोनों पहली बार आए हैं, लेकिन गैबी और एल्बन तो पहले कई बार आ चुके हैं, तो उन्हें सेफ स्पॉट्स का पता होगा और उनके साथ में वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब वो चारों किसी मिस्टर थ्रेश नाम के पर्सन से कार रेंट करते हैं और उससे एक दिन के लिए घूमने निकल जाते हैं। अब वो एक बीच जैसे ब्यूटीफुल जगह पर आते हैं, जहाँ पर वो टाइम स्पेंड करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज ये होती है कि जब जेम्स पी कर रहा होता है, तब गैबी उसके पास में आती है और उसे मैस्टरबेट कराने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब रात होने तक वो लोग पीते हैं, मस्ती करते हैं और रात होते ही वहां से निकल जाते हैं। और एल्बन काफी ड्रंक होता है, तो जेम्स गाड़ी चलाने लगता है। अब वो लोग थोड़ी दूर जाते हैं कि कार की जो हेडलैम्प होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है और जेम्स उसमें उलझ जाता है, जिससे रोड से उसका ध्यान हट जाता है और वो एक आदमी को हिट कर देता है, जो कि मौके पर ही खत्म हो जाता है। अब वो और एम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एम पुलिस बुलाने की बात करती है, लेकिन गैबी बोलती है कि यहाँ पर पुलिस रूल्स भी अच्छे नहीं है, यहाँ पर मौत की सजा दी जाती है, ऊपर से पुलिस उन दोनों को स्टेशन तो ले जाएगी, लेकिन एम को असॉल्ट करके उसकी बॉडी भी यहीं पर फेंक देगी और उनको अभी यहाँ से निकलना चाहिए। अब वो लोग वहां से निकलकर होटल आ जाते हैं और सो जाते हैं। अब अगले दिन जेम्स के होटल रूम का दरवाजा तेज तेज से बैंग होने लगता है, जिसे वो ओपन करता है तो बाहर पुलिस वाले खड़े हुए थे, जो कि उसे और एम को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां पर एम को अलग भेज दिया जाता है और जेम्स को अलग एक रूम में लाकर छोड़ दिया जाता है, जहां पर उससे आकर डिटेक्टिव थ्रेश मिलता है और वो सबसे पहले तो ये बताता है कि जेम्स ने आखिरी नाइट एक आदमी को उड़ा दिया है, जो कि एक फार्मर था, और अब उसको यहाँ पर सजा मिलेगी, वो भी डेथ पेनल्टी, जिसके अंदर यहाँ का एक रूल है कि अगर किसी फैमिली से कोई पर्सन खत्म होता है तो उसका बड़ा बेटा अक्यूज्ड को जान से मार देता है सजा के तौर पर, वो भी सबके सामने, और ये मरने वाले के ऑनर के तौर पर किया जाता है। और अगर मरने वाले के बच्चे ना हो तो ये काम गवर्नमेंट करती है। हालांकि जेम्स के केस में उस फार्मर का एक 9 साल का बेटा है। साथ ही साथ आखिरी नाइट जो कार वो लोग लेकर गए थे वो डिटेक्टिव थ्रेश के भाई ने ही रेंट करी थी, तो सबसे पहले तो वो अपने भाई को ट्रबल से निकालने के लिए उस रेंटेड कार को चोरी हो गई है ऐसा बोलने के लिए जेम्स से कहता है। अब जैसा कि मैंने ये कहा था कि ये कंट्री फिक्शनल
क्रिमिनल है और यहाँ के कुछ वियर्ड रूल्स भी हैं। तो सबसे बड़ा और अजीब रूल ये है कि जेम्स के पास एक चॉइस है और ये कि वो क्राइम की सजा पाएगा और सबके सामने खत्म कर दिया जाएगा, या फिर उसके पास एक और चॉइस भी है जिसे डबल कहते हैं, और इसमें उसे एक हैवी फीस देनी होगी और उसका एक क्लोन बनाया जाएगा और उसे सबके सामने मार दिया जाएगा और सजा पूरी, और पैसे की कमी तो थी ही नहीं, इसलिए जेम्स डबल के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में उसके कुछ टेस्ट होते हैं और उसे रेडी करने के लिए एक रूम में भेज दिया जाता है जो कि रेड कलर के किसी लिक्विड से भरा हुआ था और उसके अंदर एक और लिक्विड भी भरा जाता है और यहाँ पर ये रेड कलर का लिक्विड कुछ भी हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है क्लोनिंग के लिए या फिर कुछ और इस पूल का ये रेड कलर एक और चीज को सिंबलाइज करता है जिसके बारे में हमको एंड में बताया जाएगा। अब उसे यहाँ पर बहुत अजीब अजीब से विजन्स आते हैं, हेलुसिनेशंस आते हैं और अब सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और वो पुलिस स्टेशन के हॉस्पिटल रूम में जागता है। अब एम उसके पास थी जो कि बताती है कि डबल काम कर गया है, मतलब क्लोन बन चुका है, और वो दोनों उसे देखने जाते हैं। वो लोग लैब में जाते हैं जहाँ पर क्लोन बना हुआ था और उसके अंदर जेम्स की सारी मेमोरीज भी थी और इतना परफेक्ट क्लोन था कि असली नकली का फर्क भी बताया नहीं जा सकता था। खैर अब कुछ ही देर के बाद में उस क्लोन को फार्मर की फैमिली के सामने एक छोटे से शेड में बांध दिया जाता है और अब उस फार्मर का बेटा आकर उसे अनगिनत स्टैब करके जान से मार देता है और जेम्स की सजा पूरी हो जाती है। लेकिन ये सब देखते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो कि अच्छी वाइब तो जरा भी नहीं दे रही थी। अब सजा पूरी होने के बाद में डिटेक्टिव थ्रैश जेम्स को एक उसके क्लोन की ऐश देते हैं जिसे वो एज अ निशानी अपने पास रख ले। अब वो दोनों होटल रूम में जाते हैं और एम काफी ज्यादा परेशान हो गई थी तो यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी जाने की बात करती है और जेम्स भी उसके साथ पैकिंग कराने लगता है, लेकिन वो बीच में बोलता है कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा और बिना पासपोर्ट के वो यहाँ से नहीं जा सकते थे। अब वो दोनों सोने लगते हैं और बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसको वो समझाता है और बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ से जा सकती है। हालांकि वो इसके लिए और बिना जेम्स के जाने के तैयार नहीं थी। अब उन लोगों का स्टे खत्म होने वाला था तो जेम्स रिसेप्शन पर जाकर रूम बुकिंग्स बढ़वा लेता है और अब उसे यहाँ पर गैबी मिलती है जो कि उससे बात करने लगती है और सॉरी बोलती है। वो उसे ड्रिंक पर ले जाती है और समझाती है कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है जब वो पहली बार एल्बन के साथ यहाँ पर आई थी और एल्बन को एक रिजॉर्ट में इन्फिनिटी पूल बनाने का काम मिला था और वो उसे डिजाइन करता है, लेकिन एक्सीडेंट में 2 लोग मारे जाते हैं और उसे सजा हो जाती है। तब उन लोगों को पहली बार इस डबल स्कीम के बारे में पता चला था। वो आगे बोलती है कि ये चीज एक गिफ्ट हो सकती है और उसको जेम्स की आंखों में अलग फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं और आज वो उनके साथ में विला चले जहाँ पर उनके और भी टूरिस्ट दोस्त हैं। अब वो दोनों विला आते हैं और यहाँ पर गैबी और एल्बन के और भी दोस्त थे जो कि अक्सर इस कंट्री में आते रहते थे वेकेशन मनाने के लिए और उन्होंने भी पास्ट में कुछ ना कुछ क्राइम किए थे जिससे उन्हें भी डबल वाली सजा मिली थी। और अब एक दोस्त मजाक में ये बोलता है कि कभी कभी उसे लगता है कि शायद उसका रियल वाला फॉर्म ही उस दिन मर गया होगा और शायद से वो लोग अभी क्लोन भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्हें होश तो हॉस्पिटल रूम में ही आया था, तो कौन जाने कि क्लोन कौन था और रियल कौन था। खैर अब वो लोग काफी मस्ती मजाक और ड्रिंक करते हैं और काफी देर बाद वो सब जेम्स को एक गेम में ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और ये गेम होता है उस रिजॉर्ट के मालिक से रिलेटेड जिसको फिलहाल एक मेडल मिला था और मस्ती के लिए वो उसका मेडल चुरा लेंगे और जेम्स इस चीज के लिए मान जाता है। अब वो लोग 21 मास्क लगाकर उस रिजॉर्ट ओनर के रूम में जाते हैं और वहां पर उसकी मेड, गर्लफ्रेंड और उसे होस्टेज कर लेते हैं। अब सभी लोग वहीं पर मस्ती करने लगते हैं और गैबी जेम्स के पास आकर बोलती है कि उसे कभी किसी को मारने की कोशिश करनी चाहिए और वो उससे ओनर को शूट कराने लगती है, लेकिन जेम्स ऐसा नहीं करता और वो खुद को रोक लेता है। अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी पर्सन छुपा हुआ था और वो लोगों पर गोलियां चलाने लगता है और रिटर्न में गैबी भी शूट करने लगती है जिससे ओनर, उसकी गर्लफ्रेंड, मेड और सिक्योरिटी पर्सन मारे जाते हैं और साथ ही साथ एल्बन के पैर में भी गोली लग जाती है। अब वो लोग एल्बन को लेकर रात को ही जेम्स के होटल रूम में आते हैं और होटल में आज बॉलीवुड डांस प्रोग्राम था तो सभी गेस्ट बाहर थे जिससे कि पैनिक नहीं मचता, लेकिन रूम के अंदर एम थी और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है जिसको जेम्स संभालने की कोशिश करता है। खैर अगले सीन में उन लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन डबल वाला रास्ता उनके पास था तो उनको कोई भी टेंशन नहीं होती और ऐसे में तो पैसे फेंको और कुछ भी करो वाली बात आ जाती है और ये मेंटेलिटी उन सब के अंदर आ चुकी थी और जेम्स के अंदर आती जा रही थी। अब उन सब के क्लोन्स को ग्रुप में मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा और वो लोग आराम से फ्री हो जाते हैं, यानी कि पैसे फेंको, क्लोन बनवाओ और खुद को बचा लो। अब जेम्स होटल आता है तो एम बहुत ज्यादा डरी हुई थी और परेशान थी और यहाँ से जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जेम्स कहता है कि उसका तो पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा, जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ पर रुक जाए और वो जा रही है। वैसे भी अब जेम्स उसे बदला सा लगने लगा था। अब एम
के जाने के बाद में वो बीच पर बैठा हुआ था और गैबी उसके पास में आती है, उससे बात करने लगती है और थ्रू आउट वो उसके करीब आती जा रही थी और ये बोलती है कि एम वैसे भी जेम्स के लायक नहीं लगती और उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब वो उसको किस करने लगती है और अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे एक ड्रग दिखाती है जो कि यहाँ की एक लोकल ड्रग थी जिससे हेलुसिनेशंस होते थे और उसको स्मोक कराने के बाद में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और नशे में जेम्स को अलग अलग भयानक और काफी वियर्ड से हेलुसिनेशंस भी आ रहे थे। अब अगले सीन में वो सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और पूरा ग्रुप ही यहाँ वहाँ के लोगों को बुली कर रहा था, इवन जेम्स को भी, क्योंकि वो नशे में भी था और धीरे धीरे इविल हो रहा था। अब एल्बन के एक फ्रेंड की पहचान यहाँ की हाई कमीशन में थी जहाँ से वो उसका दूसरा पासपोर्ट निकलवा सकता था, लेकिन ये बोलता है कि पासपोर्ट निकलवाने की प्रोसेस के बीच में डिटेक्टिव थ्रेश आ रहा है, तो उनको यहाँ पर डिटेक्टिव थ्रेश को रास्ते से हटा देना चाहिए क्योंकि वो लोग उससे बदला लेना चाहते थे। वो उनको ये कहता है कि वो उनको माफ तो कर देता है लेकिन उनसे पैसे लेकर इस कंट्री के लिए कमा भी रहा था। हालांकि रूल्स के हिसाब से वो गलत नहीं था और क्राइम्स इंसान को वैसे भी नहीं करने चाहिए, चाहे सजा मिले या फिर नहीं, लेकिन मूवी तो यही दिखाना चाहती है जब इंसान की मस्ती के लिए किसी को मारना आसान हो जाएगा और सिविलाइज सोसाइटी में जब सजा खत्म हो जाएगी तो लोग लिटरली एक दूसरे का खून पीने उतर जाएंगे और जो सामने से अच्छे बनते हैं वो अपनों को छोटी से छोटी चीज इवन वर्स्ट मस्ती के लिए मार देंगे और पैसे देकर बच जाएंगे। खैर अब वो लोग डिटेक्टिव थ्रेश को किडनैप करते हैं और जेम्स बाहर नजर रखने लगता है। अब कुछ ही देर के बाद में वो आते हैं और अब डिटेक्टिव थ्रेश को फेस कवर करके घर लाया जाता है और जेम्स बहुत ज्यादा ड्रग कर लेता है और नाचते हुए, मस्ती करते हुए, हंसते हुए डिटेक्टिव थ्रेश को पीटने लगता है। बहुत बुरी तरह से पीटता है और उस पर पी तक कर देता है। साथ ही साथ कुछ और लोग भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन अब गैबी डिटेक्टिव थ्रेश का फेस मास्क हटाती है और वो थ्रेश नहीं था बल्कि जेम्स का ही एक और क्लोन था जिसे वो लोग उसे चिढ़ाने मस्ती मजाक करने लाए थे और ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। मींस जो अभी किसी और को मार रहा था, ह्यूमिलेट कर रहा था, नाच रहा था, मस्ती कर रहा था, वो उस पीटने वाले की जगह अपने क्लोन को देखकर भी परेशान हो गया था और वॉशरूम में जाकर छिप गया। अब गैबी आकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक मजाक था और उन लोगों ने थ्रेश को पैसे देकर उसका एक और क्लोन ले लिया था और शायद से अब जेम्स यहाँ पर नाराज तो ना रहे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और कहीं ना कहीं उसका दिमाग सही चलने लगा था और वो अपने होटल रूम आता है, अपना पासपोर्ट निकालता है जिसे उसने खुद ही छुपा रखा था, जी हाँ, जिससे कि वो यहाँ पर रुक पाए और अपनी इविलनेस वाले एंजॉयमेंट कर पाए, यानी कि उसने अपनी वाइफ तक से झूठ बोला। खैर अब वो चुपचाप एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में गैबी का ग्रुप बस रोक लेता है और वो गन पॉइंट पर उसे बाहर बुलाने लगते हैं। अब इनको डबल वाली चीज के बारे में पता था तो वहां पर कोई सजा नहीं थी, कोई डर नहीं था, किसी को भी मारो कुछ भी करो और मजबूरी में जेम्स को बस से उतरना पड़ता है। अब वो लोग उसे पैदल चला कर ले जा रहे होते हैं और गैबी मस्ती से ड्रिंक करती है, खाती पीती है, उसका मजाक उड़ाती है, यानी कि उसके साथ में इंटीमेट हुई, उसके साथ मस्ती करी और उसका ही मजाक उड़ा रही थी। खैर अब वो रिवील करती है कि वो उसकी कोई फैन वगैरह नहीं है, इवन उसने वो घटिया बुक पढ़ी तक नहीं है, वो तो अपने लिए हर बार की तरह कोई बकरा ढूंढ रही थी और उसे जेम्स मिल गया जिसके साथ में वो डबल वाला खेल खेलने वाली थी, लेकिन वो खुद पहले ही उस फार्मर को हिट करके फंस गया। मींस गैबी और उसका ग्रुप यहाँ पर हमेशा आते हैं, भोले भाले लोगों को पकड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनसे लोगों को मरवाते हैं, उन्हें मारते हैं और सजा के तौर पर डबल तो है ही, तो वो आराम से हंसते खेलते चले भी जाते हैं। यानी कि गैबी और उसके ग्रुप का ये पहले से ही प्लान होता है और वो हमेशा ही ऐसा करते रहते हैं। असल में इन लोगों ने इस चीज को अपनी एंजॉयमेंट बना ली थी। गैबी जेम्स को बहुत बुरा भला बोलने लगती है, उसको गंदा गंदा टॉन्ट मारती है और अब मौका पाकर वो उसकी गन लेने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है और बचने के लिए जंगल में भाग जाता है और वो उसको शूट करने लगती है जिससे उसके पैर में एक गोली लग जाती है। अब वो जैसे तैसे करके आगे जाकर एक घर तक पहुंचता है और उस घर के लोग उसको संभालते हैं और उसकी ड्रेसिंग करके उसको ठीक करते हैं। वो अभी भी यहाँ पर थोड़े नशे में था तो उसे फिर से हेलुसिनेशंस आने लगते हैं जिसके अंदर एम भी थी, गैबी का पूरा ग्रुप था और उस फार्मर का बेटा भी था जो उसे चोक करके मारने वाला था। अब वो अपनी बेहोशी से जाग कर घर से बाहर आता है तो गैबी और उसका पूरा ग्रुप उसे वहां पर मिलता है और अब उससे वो कहती है कि वो उसके साथ एक गेम खेलेगी और उसे एक डॉग को मारना होगा जिसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन मींस ये इविलनेस वाला उन लोगों जैसा वाला रूप होगा और अब उसे एक नाइफ दिया जाता है और डॉग लाया जाता है जो कि कोई और नहीं जेम्स का ही क्लोन होता है जिसको उन लोगों ने पट्टे से बांधकर डॉग के जैसा बना रखा था, यानी कि वो उसके अंदर वाले इंसानियत के रूप को मारने को कह रहे थे। अब जेम्स इसके लिए तो मना कर देता है और नाइफ फेंक देता है और वो सही होना चाहता था, लेकिन अब वो लोग क्लोन से उस पर अटैक करवाते हैं जो कि असल में बहुत ही हैवी ड्रग के नशे में था और कुछ भी रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को उसे मारना ही पड़ता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से पीट पीट कर जान से मार देता है और अब इस चीज से वो पूरी तरह टूट चुका था। अब गैबी उसके पास में आती है, उसे संभालती है और एक बहुत ही घिनौनी चीज करती है। वो एज अ रिवॉर्ड अपने चेस्ट पर उस क्लोन का ब्लड लगाकर जेम्स को ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है। अब अगला दिन होता है, सबके वेकेशंस खत्म हो गए थे और रेनी सीजन भी आ गया था तो सभी लोग वापस
जाने लगते हैं और सब लोग एकदम नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं हुई, जो कि उनकी इविलनेस और मेंटेलिटी को दर्शाता है कि वो लोग अब किस हद तक पागल हो चुके थे। अब सभी लोग एयरपोर्ट पर आते हैं। गैबी नॉर्मली जेम्स से बाय करती है और एल्बन के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। यानी कि उसका हस्बैंड भी जानता था ये सारी चीजें गैबी कर रही थी, लेकिन स्टिल वो बिल्कुल नॉर्मल था। यानी कि उनके लिए वेकेशन खाली मजे थे, यानी कि बिल्कुल एक ड्रीम जैसे कि वो कभी हुए ही नहीं थे। अब जेम्स एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था और बैठा ही रहता है, जिसकी फ्लाइट भी चली जाती है और आखिरी सीन में हम उसे रिजॉर्ट के पास बारिश में बैठा हुआ देखते हैं। यानी कि वो वापस जा ही नहीं पाया था, वो इतना ज्यादा गिल्टी था। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इन्फिनिटी पूल की कहानी। यानी कि यहाँ पर एक बार अगर किसी का क्लोन बन गया, उसकी यहाँ पर टेस्ट वगैरह हो गए, तो उसके इन्फिनाइट यहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स बनाए जा सकते हैं। डबल वाली चीज यहाँ पर चलती रहती है, तो ये बिल्कुल इन्फिनाइट है। खैर अब यहाँ पर आखिरी सीन का मतलब क्या हो सकता है? तो पहला तो ये कि जेम्स अब खुद को बुरा समझने लगा था और वो जान चुका था कि अब वो एक अच्छी लाइफ कभी भी नहीं जी पाएगा, इसलिए वो वहीं पर रुक गया। या फिर ये हो सकता है कि उसने खुद को बाहरी दुनिया के लिए या फिर एम के लिए खुद को खतरा समझ लिया होगा और उसे लग रहा होगा कि उसके खुद के अंदर कमियां हैं, वो इविल हो चुका है, इसलिए वो वहीं पर रुक गया ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी बीवी पर चीट भी किया है गैबी के साथ में, और उसका पास्ट उसको वहां से जाने नहीं दे रहा था। जो भी बुरी चीजें उसने करी थी वो यहाँ पर बन गया था। अब हो सकता है कि वो यहाँ पर खुद को मेंटली ठीक करने की कोशिश करेगा, या फिर शायद से वो गैबी और उसके ग्रुप से बदला लेने के लिए खुद को तैयार करेगा। और सबसे वर्स्ट तो ये भी हो सकता है कि ये जेम्स हो ही ना और असली जेम्स पहले ही मर चुका हो। और ये भी हो सकता है कि शायद से ये उसका एक इमोशनल वाला क्लोन होगा। और सबसे बड़ी बात कि गैबी, एल्बन और उसके जितने भी दोस्त थे, शायद से वो भी क्लोन्स हो सकते हैं, तभी तो उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। या फिर ये मूवी हमको एक सोशल मैसेज देना चाहती है कि इंसान को जब फ्रीडम मिलती है, पैसा मिलता है, तो इविलनेस उसके ऊपर टेक ओवर कर लेती है और उसको एक जानवर बना देती है जो कि कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। अब मैंने आपको कहा था कि उस रेड लिक्विड का एक सिंबल भी है, तो ये भी हो सकता है कि वो खून, क्राइम, सिंस, इविलनेस और बैड मेंटालिटी का एक सिंबोलिज्म हो सकता है, जिसके अंदर लोग बार बार आते जा रहे थे, ये जानकर कि सजा नहीं मिलेगी और वो लोग कुछ भी क्राइम कर सकते थे, वो भी जिंदगी भर। लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग जानते थे कि ये सब चीज गलत है, स्टिल वो ये सब कर रहे थे। यानी कि उनके लिए इस फेक कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कोई भी फीलिंग्स वगैरह नहीं थी, लाइक पैसे दो और यहाँ पर जान को खरीद लो। और सबसे बड़ी बात कि इस फिक्शनल सी साइड कंट्री को आखिर बनाया किसने? तो हो सकता है कि यहाँ पर ये किसी पैसे वाले ने एंजॉयमेंट के लिए बनाया होगा, और शायद से हो सकता है कि इस आइलैंड के ऊपर, इस कंट्री के ऊपर ढेर सारे कैमरास भी हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत पावरफुल पीपल, पैसे वाले लोग इसको एंजॉयमेंट के लिए देखते होंगे। और शायद से डिटेक्टिव थ्रेश यहाँ पर इसका एक छोटा सा प्यादा हो सकता है। और एक और चीज की जब ये लोग जेम्स को एज अ डॉग बनाकर उसके सामने लाए थे, तो शायद से यहाँ पर रियल जेम्स अपनी शैडो को फेस कर रहा था। यानी कि वो अपनी पर्सनालिटी को बदलना चाहता था, उसके अंदर ढेर सारी ऐसी चीजें थी जो कि वो करना चाहता था, और शायद से इसलिए भी वो आइलैंड के ऊपर रुक गया होगा ताकि वो खुद को सुधार सके। आई पर्सनली फील कि यहाँ पर जो आइलैंड या फिर इस फेक कंट्री के अंदर जो विलेजर्स थे, यानी कि जो लोग थे, शायद से वो भी क्लोन्स ही हो सकते हैं और रियल वाले वहां पर रह ही नहीं रहे होंगे, तभी तो वहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और बात रही इक्की मास्क के बारे में, मैं जानता हूँ कि आपको इस मास्क का अजीब सा फंडा समझ में नहीं आया होगा, तो मेरे पास इससे रिलेटेड भी एक थ्योरी है। तो हो सकता है कि इन्फिनिटी पूल के अंदर जब क्लोन ना बना हो, या फिर जो क्लोन खराब हो गया होगा, उसको ये सिंबलाइज करता होगा। एक ऐसा मास्क या फिर एक ऐसा क्लोन जो कि किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। या फिर ये हो सकता है कि ये सारी चीजें एक इमेजिनेशन होगी जो कि जेम्स यहाँ पर सोच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंडिंग है वो बिल्कुल ओपन है, यहाँ पर आप कुछ भी इंटरप्रिटेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी इन्फिनिटी पूल की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरीज वगैरह पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए